हमें संविधान पर चर्चा करना है। देश का नाम अनुच्छेद 1 में भारत है। अब इसे हिंदुस्तान बनाने की कवायद चल रही है। राजा चंद्रगुप्त ने अपने पुरुषार्थ से, विवेक से और अपने साथियों के सहयोग से जो अखंड भारत का निर्माण किया था, उसमें अफगानिस्तान सीधा वर्ग संघर्ष से फायदा हमेशा बहुजन समाज का होता है, मूल निवासी का होता है, शोषितों का होता है। तो दुर्गा हमारी माँ कैसे होगी जब हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज उसके खिलाफ लड़ते हैं। एक बात तो ये आई, और जब संविधान सभा के लिए प्रतिनिधि चुने जा रहे थे, हम लोगों का भाग्य विधाता चुना जा रहा था कि हमारा भविष्य कैसे चलेगा सन 46 में, तो पूरे भारत के अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को छोड़कर बाकी सभी लोग उनको हराने में ही लगे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर हार जाएगा। तो निश्चित है ये जो बहुजन है, मूल निवासी है 90%, इनका जो हम दमन करते हैं, शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। महिलाओं की चर्चा हो रही थी, कहने में मुझे खुद शर्म आई। आप लोगों ने शुद्धिकरण प्रथा सुना है महिलाओं का? शायद महिलाओं को अगर पता होगा तो महिलाएं, मुझे लगता है कि जूता से ही नहीं, बंदूकें उठाकर इनका स्वागत करेंगी जो लोग संविधान पर खतरा पैदा कर रहे हैं। ये हमारी मां बहनों का शुद्धिकरण करते थे और स्तन टैक्स लगाते थे, इसके बाद 7 फेरे घुमाते थे, सती कर देते थे। वही राज्य ला देंगे तो ये हिंदू राज्य बन जाएगा, ये वो चाह रहे हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? 3.5%, 4.5% और 2%, कुल मिला के 10%। 10% का मतलब 100 करोड़ में 10 करोड़ और 50 करोड़ में 5 करोड़। 15 करोड़ की इतनी हैसियत कि वह आपके सामने खड़ा होकर के संविधान के खत्म करने की वकालत कर रहा है। ये ताकत कैसे मिली उनको? जब जब चुनाव आता है तो चुनाव में उन्हें वोट कौन देता है? अगर हम अपनी गलती सुधार लें तो उनकी भी गलती ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो क्या हम गलती सुधारने के लिए तैयार हैं? भाई बोलिए जरा, क्या गलती आप लोग सुधारने के लिए तैयार हैं अपना? अभी भी देखिए बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, इनको डर लग रहा है। चलिए दूसरी बात सुनाता हूँ, दोस्तों की बात सुनाता हूँ। रहीम कवि का एक दोहा है, रहीमन दोस्ती न कीजिए जैसे खीरा की, और ऊपर से सब एक है अंदर फाकी की। मतलब ऐसे भी लोग हैं, खीरा को आपने देखा है, काटा भी है, ऊपर से एक रहता है, जब काटिएगा तो 3 फाकी होती है। वैसे ही अपना ये बहुजन समाज है, जो जिस दल का है उसी का झंडा लेके ढो रहा है। लेकिन संविधान तो सबके लिए है, और उस संविधान को खतरा पहुंचाने वाला कौन है? वो आपके बगल में ही लोग रहते हैं, कोई विदेश में नहीं रहते, हर गांव में रहते हैं। और जिन्हें जगदेव बाबू ने अपने शब्दों में घोषणा कर दिया था कि बड़ी जात बनाम छोटी जात, कहा था, मालूम है या नहीं? उन्होंने घोषित किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था? पहले हम बाबा साहब को समझ के तब आगे बढ़े। बाबा साहब ने कहा था कि जो तुम्हें नीच, गुलाम, लाचार और बेबस बनाया है, पराधीन बनाया है, वह तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकता। तो हमें गुलाम किसने बनाया? अभी तो चर्चा हो रही है, महापुरुषों की फोटो लगे हैं, भगवान बुद्ध का है, राजनायक चंद्रगुप्त का है, अशोकाधिग्रज के सहित सारे महापुरुषों का है। इन महापुरुष को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनके जमाने में भी अत्याचार चल रहा था। जिनको पता नहीं है वो पता भी कर ले, पढ़ ले करके। वाम दिव्या यज्ञ होता था और पूरे महफिल के अंदर पुरोहित जी बलात्कार करते थे, फिर भी यज्ञ कहा जाता था, वाम दिव्या यज्ञ। तो अब उनको वह छूट चाहिए। तो मित्रगण, हमें संविधान पर चर्चा करना है। देश का नाम अनुच्छेद 1 में भारत है।
अब इसे हिंदुस्तान बनाने की कवायद चल रही है। तो देश का नाम भारत है, उससे आपत्ति क्या है? देशभक्त कहलाने के लिए लोग नारा लगाते हैं कि हम लोग देशभक्त हैं, तो इनकी देशभक्ति की हम समीक्षा कर दें, फिर संविधान से तुलना कर दें ये देशभक्त है या देशद्रोही है। तो पहले देश की परिभाषा हम जान लें अंग्रेजी में, इसे हम कंट्री कहते हैं, देश कहते हैं, और राजनीति विज्ञान की भाषा में इसका नाम है राज्य। और राज्य प्रदेश समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके संदर्भ में लक्षण लिखे हैं कि देश का क्षेत्रफल आपका एक सुनिश्चित होना चाहिए, निश्चित भूभाग, दूसरा उसमें निवास करने वाली जनसंख्या, और तीसरा है सरकार, चौथा है संप्रभुता, और पांचवा है सहायक तत्व मान्यता। मान्यता दो प्रकार की है, मान्यता के बाद देश अस्तित्व में आता है, या देश अस्तित्व में आने के बाद मान्यता दी जाती है। अभी रोज आप लोग टीवी पर देखते हो कि मोबाइल पर गाजा और इजराइल का संघर्ष, इजराइल और गाजा का संघर्ष, वो लोग अपने देश को अस्तित्व में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया बटी है, पूर्वी दुनिया, पश्चिमी दुनिया, या साम्यवादी देश और पूंजीवादी देश। हो सकता है लड़ाई विश्व युद्ध में बदल जाए, तो विश्व युद्ध में बदलेगी तो बहुजनों का भला है, मैं इसका स्वागत करूंगा। और अगर नहीं बदलती है, विश्व युद्ध नहीं होता है, तो इससे सिर्फ पूंजीपति, पुरोहित और सामंतों का फायदा होता है। ये बात जगदेव बाबू ने पाल लेविन और यफ जॉनसन जामुनी से वार्ता के दौरान कहा था कि 10% शोषण समाज का फायदा हमेशा तालमेल से होता है, और सीधा वर्ग संघर्ष से फायदा हमेशा बहुजन समाज का होता है, मूल निवासी का होता है, शोषितों का होता है। तो हम निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर भी वर्ग संघर्ष हो। जगदेव बाबू ने 90-10 खींचा था, तो उन्होंने तो बिना जनगणना कराए नक्शा खींच दिया। मौजूदा हुकूमत जो बिहार की है, इन्होंने जनगणना करा दिया, अब तो साफ साफ हो गया। तो फिर हमारा शासन प्रशासन में हिस्सा भी था। अब सवाल उठता है कि अगर हम संविधान को गौर से देख रहे हैं, तो क्षेत्रफल हम जान लें कि देश का क्षेत्रफल दादा चंद्रगुप्त ने अपने पुरुषार्थ से, विवेक से और अपने साथियों के सहयोग से जो अखंड भारत का निर्माण किया था, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, चीन, भूटान उनके प्रपत्र के माध्यम से बन गए। लेकिन देश के अलावा नेशन भी एक शब्द है, राष्ट्र। दुनिया के जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं, तो राष्ट्र की भी परिभाषा समझ लीजिए। और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कहते हैं, थोड़ी तकलीफ ना हो, हृदय पर हाथ रख के विचार करिएगा कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ते रहे, तो इस पर चुप बैठने वाले नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आरएसएस भाजपा के लोग दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, इनके अलावा कोई आतंकवादी नहीं है। भारत की सारी समस्या भारत में जितनी समस्या है आपकी जड़ में है, और उसको समझा के आपको समझाऊंगा कि संविधान पर इनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से खतरा है। क्योंकि उनका कहना है कि भूभाग, जनसंख्या के अलावा एक जाति का धर्म, उसकी भाषा, उसका इतिहास, उसका कानून मानने वाले को हम राष्ट्र कहते हैं। और संविधान कह रहा है कि सभी जातियों के लोगों के लिए हमारा संविधान है, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार मिले हैं, और अनुच्छेद 25 में आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और 29 में धर्म के प्रचार के लिए विद्यालय स्थापित करने की, जगह जगह बात करने की आपको पूरी छूट है। आखिर यह भारत तुम्हारे कुकर्मों से टूटा था। दादा चंद्रगुप्त का जो अखंड भारत था, इतना बड़ा भारत मैंने बताया, वह आपसे अलग क्यों हुआ? क्यों अलग हुआ? क्योंकि आपने सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने के बाद तुमने मनुस्मृति लागू किया, और जो मनुस्मृति को बर्दाश्त नहीं किया, अपने माँ बहनों की इज्जत आबरू से समझौता नहीं किया, वो अलग देश बांट दिया।
तो देशद्रोही तुम हो, आतंकवादी तुम हो, चाहे उसके लिए जो भी आप शब्द दे दे वो कम पड़ेगा। इसके बाद भी ये लोग सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग नालायक हैं। ये जो हमारा मूल निवासी है इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका नायक, इनका धर्म, इनका मजहब ये हमारा कैसे हो सकता है। अब इसको उदाहरण से समझ में, इन्होंने एक दुर्गा सप्तशती लिखी है। दुर्गा सप्तशती कहाँ से बनी भाई? श्रीमद् भागवत पुराण से। उसमें देवी महात्मा एक शीर्षक है और उससे ये किताब बन गई। इसके 8वें अध्याय के पेज नंबर 135 श्लोक नंबर 6 में लिखा है, मौर्य काल के आसुरा युद्धाय सज्जा निरांतवा क्या करता। ये कह रहे कि मौर्य दहुरित काल के आदि असुर हैं और दुर्गा से युद्ध के लिए राजा महिषासुर कह रहा है कि हमारी सेना के सबसे मजबूत साथी जो लड़ाकू दस्ते हैं वो युद्ध मैदान में दुर्गा के खिलाफ जाए। तो दुर्गा हमारी माँ कैसे होगी जब हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज उसके खिलाफ लड़ते हैं। एक बात तो ये आई। अब दूसरा इनका ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाष्य किया है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने किया है। जब उसको मैंने पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश, तो उसमें भी उस समय जो किताब मैंने पढ़ा पेज नंबर 135 ही था, 11वां सब उल्लास और श्लोक, उसमें लिखा है, उसमें जो लिखा है श्लोक में, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता अते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवताओं के अधीन, देवता मंत्रों के अधीन, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, इसलिए सारे संसार के देवता ब्राह्मण हैं। ये किताबें इनकी है, इनके बाप दादों ने लिखा है, हमारे बाप दादों ने नहीं लिखा है। ये उस समय से वर्ग संघर्ष, चाहे आर्यनार देवासुर संग्राम, देव दानव हुआ हो, चाहे बैकवर्ड हुआ हो, या आज ऊंची जात बनाम छोटी जात का वर्ग संघर्ष, यही चल रहा है। और इस वर्ग संघर्ष को न समझने वाले लोग हिंदू बनाम मुसलमान, एक से बढ़ के इस देश में एक बेईमान, उन लोगों ने ये इसलिए फैलाया है। तुम अपने बौद्धमय भारत को भूल जाओ, अपने पूर्वजों के अखंड भारत को भूल जाओ और इन हत्यारों को तुम अपना मालिक समझ लो। और मालिक समझने का परिणाम आज मैं 2 दिनों से पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के बहस को सुन रहा था। इतनी निर्लज्जई, इतनी बेशर्मी कि पिछड़ों का हत्यारा, उनके हक हिस्से को खाने वाला कह रहा है कि कांग्रेस सिर्फ दोषी है। अरे जगदेव बाबू ने तो हमें सच में ही बता दिया कि कांग्रेस और जनसंघ की मौजूदा भाजपा में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ नाम और नारे का है। ये सिर्फ धोखे की टट्टी है। जो अपराध कांग्रेस ने किया है वही अपराध अतीत की जनसंघ वर्तमान की भाजपा ने किया है। उदाहरण से देखें, 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल के विरोध में कमंडल की लड़ाई किसने चलाया? अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने यही तो चलाए। और ये साफ साफ फुर्तई और मक्कारी की भाषा में बोल रहे थे कि हम पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं दे। तो सिर्फ नेहरू ही कैसे दोषी है? अरे अटल, आडवाणी, मोदी, तुम भी दोषी हो। तुम्हारी सरकार का नमूना देखो। 96 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, पूरा 545 में 543 का चुनाव हुआ। 543 में टोटल ऊंची जाति में 92 जीत तक पहुंची। कितना? मात्र 92। और पिछड़ी जातियां 292। अनुसूचित जाति जनजाति रिजर्व है, उनका 131 और धार्मिक अल्पसंख्यक 30। 92 में से 35 महिलाएं ऊंची जातियों और 57 पुरुष गए थे। और पिछड़ी जातियों में 292 में 289 पुरुष जीत कर गए थे, 3 महिला। तो उन लोगों ने एक नारा दिया कि महिला आरक्षण हो जाना चाहिए। तो मैं बधाई दूंगा, आज नहीं है शरद यादव। उन्होंने कहा कि सिर्फ महिलाओं का आरक्षण होगा तो पर कभी महिलाएं पिछड़ों का हिस्सा खा जाएगी। तो बहुत संसद में हंगामा किया लोगों ने, क्योंकि वो जानते हैं कि बकबक बाल और गोरे गोरे गाल और पूरा देश में करते हैं बवाल। सवाल हमें समझना, हमारा हिस्सा खा जाते हैं और हमारा हिस्सा खा जाने के बाद हमें ही उल्लू बनाते हैं। तो अब सवाल उठता है
कि 80 में 4 महिला 127 पुरुष थे। मोदी जी की गवर्नमेंट 120 सांसद है पार्लियामेंट में, 172 हमारा सांसद तुमने खत्म कर दिया है, ऊंची जातियों को बैठा दिया है और सबके सब पूंजीपतियों को बैठाया। तुमसे बड़ा कौन पिछड़ों का दुश्मन है? सवाल तो यहाँ है। आंकड़े बोल रहे हैं, राकेश मौर्य का आंकड़ा नहीं, पार्लियामेंट का आंकड़ा है। अब आइए, हमारे साथी लेटरल एंट्री की चर्चा कर रहे थे। लेटरल एंट्री का मतलब ऐसे कागज पर लिख करके और ये बेचारे 340 IAS बना दिए, जहां 25 साल 30 साल लगता है। यहाँ से IAS बनने के बाद शीर्ष पर पहुंचने में वहां सब आपने ऊंची जातियों को बैठा दिया। मोदी जी पिछड़ों का हत्यारा कौन? सिर्फ कांग्रेस है या आप भी हो? तो सवाल उनका नहीं है साथी। मैंने पहले ही कहा कि निर्लज्जता की परम सीमा पार कर गए हैं लोग। सोचना हमें है, बहुजनों को, मूल निवासियों को सोचना है कि हमारा हक हिस्सा खाने वाले को वोट देंगे या बचाने वालों को। तो अब हम आते हैं, ये पिछड़ों का नेतृत्व कैसे दिलकट्टू है। 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बाबा साहब अम्बेडकर के मरने के 11 वर्षों बाद जो चुनाव हुआ, गैर कांग्रेसवाद का नारा देकर के लोहिया जी की सरकार उनके नेतृत्व में आधे से अधिक राज्यों में बनी। जगदेव बाबू ने अपने भाषण में कहा 2 अप्रैल 70 कि जितनी निराशा कांग्रेस से 20-22 वर्षों में हुई है, उससे ज्यादा निराशा इन सोशलिस्टों की सरकार में चंद महीनों में हो गई है। तब जगदेव बाबू ने जो नारा दिया और उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई। क्यों बनाया? क्योंकि लोहिया जी के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में 16 मंत्रियों में 11 मंत्री ऊंची जात के बना दिए गए और एक भी अल्पसंख्यक, एक भी आदिवासी, एक भी हमारा अनुसूचित जाति का व्यक्ति मंत्री नहीं बनाया गया। पिछड़ों में 2 लोग बनाए गए जो हिजड़े थे, जो बोल नहीं सकते थे, उनकी तरफदारी करते थे, उनको इन्होंने मंत्री बनाया। जगदेव बाबू ने लोहिया जी से सवाल किया कि आपके 60-40 का नारा कहाँ गया लोहिया जी? आपने तो कहा था कि पिछड़े पाहुए 100 में 60, अब पिछड़ों ने ली है बाधी। तो 60% में अर्जुन सिंह भदौरिया जो महाराजा है और इनकी पत्नी सरला भदौरिया है, एक जने लोकसभा और एक जने राज्यसभा चल गए, 100% पिछड़ों का हिस्सा था। ये कौन सा आपका वर्ग संघर्ष? फिर उसके बाद नीचे आ गई शारदा सिन्हा, और उनके पति, ये भी बेचारे विधानसभा विधान परिषद में खा गए। एक भी आदमी विधानसभा और विधान परिषद में नहीं आया पिछड़ों का। न ही जो है कि पहली बार हमारा कोई प्रमुख सचिव बना, मंडल साहब को बनाए। जटे फरीदी साहब को जगदेव बाबू ने सूबे का 1 नंबर का अधिकारी बनाया। तो जगदेव बाबू ने ईमानदारी से नारों के अपनी जामा पहनाने के मुद्दे पर लड़ाई लड़ा, लेकिन सवाल वही से माइनस हो गया कि जगदेव बाबू ने जब शोषित दल की सरकार बनाई, भले ही कांग्रेस के सहयोग से बनाई, तो हुआ क्या? सतीश प्रसाद कुशवाहा 72 घंटे, बीपी मंडल साहब 42-43 दिन, फिर उसके बाद सरकार की गई, चुनाव हो गया। कांग्रेस और बड़ी जाति वालों को पसंद नहीं आया, जनसंघ वालों को, आज की भाजपा को सरकार की। और लगातार जगदेव बाबू सन 72 तक जिस दिन चुनाव हारे हैं, उसके बीच में उन्होंने 6 मुख्यमंत्री बनाए। सतीश प्रसाद कुशवाहा को, बीपी मंडल को, भोला प्रसाद पासवान को, उसके बाद दरोगा प्रसाद राय को, सरदार हरिहर सिंह को, और जगदेव बाबू के इनकाउंटर की पॉलिटिक्स ने लाया गया कर्पूरी ठाकुर को कि जगदेव बाबू जिस पिछड़ों की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को ला देंगे तो शायद इनकी लड़ाई रुक जाएगी। रुक भी गई और वहीं से भ्रम पैदा हुआ। ये जो पिछड़ों के नेता हैं, आज अगर लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं और जेलों में जा रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों में कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो लड़ाई में गफलत पैदा किया गया। जैसे आज पिछड़ी जातियों के बड़े बड़े धुरंधर भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। पूछो कि तुम्हारा 172 सीट कैसे खत्म हो गया? जवाब देने के काबिल है नेता?
चुप हो जाएंगे, पिछड़ों का आरक्षण कैसे खत्म हो रहा है, चुप हो जाएंगे। और यही नहीं, 67 के बाद 89 77 आया, धोखा हुआ। 89 में क्या हुआ, 89 में फिर बीपी सिंह को आगे ला करके धोखा किया गया, क्योंकि काशीराम जी ने मंडल के समर्थन में पूरे देश में लड़ाई छेड़ा था 35 दिन, जिसमें 4-5 दिन हमने भी धरना प्रदर्शन बनारस कचहरी के मुख्यालय पर किया था कि आरक्षण जो देन सकी वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी यारो वह सरकार बदलनी है। ये बात हम लोग नारे लगा रहे थे, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जब नारा लगा और जिला मुख्यालय तक लड़ाई हुई जोगा मुसाहिब में, एक भी पिछड़ी जात का नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के साथी शहीद हुए थे। हमको उनकी शहादत का पता था। जो मेरे लिए लड़ता है मैं उसके साथ नहीं रहता, बल्कि हमारे लोगों की आदत है, ये दिमाग की खराबी है, ये हमेशा अपने दुश्मन के पाले में खड़ा रहते हैं। जिस बहुजन समाज को, मूल निवासी समाज को अपने न दुश्मन का पता है न दोस्त का पता है, तो लड़ाई लड़ पाइएगा? एकदम नहीं लड़ाई लड़ पाइएगा। और यही गलती 67 में हुई, 77 में हुई, 89, 90 में हुई। और 90 के बाद तो ऐसा पागलपन सवार हुआ तो मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल आ गया, और कमंडल से आने वाली भज मंडली की सरकार संविधान के लिए खतरे की गारंटी बन गई। इसलिए मुझे कहना कि खतरे में पड़ी आजादी रोता आज तिरंगा, खतरे में पड़ी आजादी रोता आज तिरंगा है। रहनुमा बेरहम हुए, दलित पिछड़ा बनाया, अंधा बन गए हैं जो गले में पड़ने वाला फांसी का फंदा पड़ के रहेगा। अगर 400 सीट बोल रहा है मोदी जी, अगर इनको 400 मिल गया तो अब वह दिन दूर नहीं जो माताओं बहनों का फिर से शुद्धिकरण चलाएंगे और स्तन टैक्स लगा देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मित्रों, जगदेव बाबू को तुम कायदे से समझ लेना। मुझे याद है 1967 का वह भाषण जो बिहिया में कुशवाहा समाज के सम्मेलन में कहा था कि कुशवाहा समाज को शोषित क्रांति का अगुवाई करनी है और उसके लिए पहले पंक्ति में खड़ी होकर जान की बाजी लगाओगे। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी तब तीसरी पीढ़ी राज करेगी। क्या आपने मसीहा की बातों को आपने माना? कतई नहीं माना। जब आप मसीहा की बात नहीं मानेंगे तो धोखा कौन खाएगा? लालू प्रसाद जी, नीतीश जी, उत्तर प्रदेश में हमारे कल्याण सिंह रहे, कल्याण सिंह ने तो मंदिर ही गिरवा दी। और ये भी ये लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, दुनिया में भारत का सर झुका दिया। रंजन गोगोई ने कहा कि भारत में कानून का शासन नहीं है, बल्कि यहाँ पर आस्था के आधार पर तो ऐतिहासिक लिखा पढ़ी में है। दादा चंद्रगुप्त ने अखंड भारत बनाया और अशोक का भारत है, ये तो तिरंगा कहता है, अशोक चिन्ह कहता है। मुझे भी मेरा भारत दे दो। क्या देने के लिए तैयार है? मेरा भारत दे दो। देने के लिए तैयार नहीं है, तब आपको क्या करना होगा? जो हम 35-40 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में क्या हमने ईमानदारी से गांव से दिल्ली तक, प्रधानी से राजधानी तक निष्पक्ष लड़ाकू दस्ते का नेतृत्व किया है, संगठन निर्माण किया। 12 साल में काशीराम जी ने राष्ट्रीय पार्टी बना दिया और आप 35 सालों में संगठन नहीं खड़ा कर पाए। कौन सी लड़ाई लड़ोगे? जो साथी रूस की क्रांति को जानते हैं, 1905 में रूसी क्रांति असफल हो गई। लेनिन के नेतृत्व में लेनिन के पिता और लेनिन उस महफिल में खड़ा थे जहां पर उनके बड़े बेटे और बड़े भाई को फांसी दी गई। उन्होंने सबक सीखा कि क्रांति फेल कैसे हुई है। तब उन्होंने पढ़ा तो पाया कि द्यूमा जो रशिया की पार्लियामेंट है, ऊंची जातियों के शागिर्द, उनके गुलाम और ऊंची जातियों के लफाजी भरे भाषण देने वाले जैसे हम लोगों के बीच में बहुजन समाज में आकर भाषण देते हैं समाजवाद। बहुत सारे नेता हैं विभिन्न पार्टियों में, ऐसे लोगों को चिन्हित किया, 12 में 5 में चिन्हित किया और मात्र 12 सालों की मेहनत में रूस में खूनी क्रांति हो गई। और उस खूनी क्रांति के सामने जार्ज निकोलस ने आत्मसमर्पण कर दिया। तब से रशिया में आज तक कम्युनिस्टों का ध्वज लाल ध्वज लहरा रहा है।
आप लोग आजादी 47 से आज तक धोखा खाते आ रहे हो। 77 सालों में बहुजन समाज अपने दुश्मन को नहीं समझ सका, गद्दारों को नहीं समझ सका, धोखेबाजों को नहीं समझ सका। तो संविधान जो बाबा साहब ने दिया है, मात्र आपको वोट का अधिकार अगर समझ लिया जाए तो एक लाइन का है। 1,25,00,000 से ऊपर आपके लोग हैं, लगभग 90 करोड़ वोटर हैं, तो उसमें तो 70-80 करोड़ आप ही हैं। अपना वोट अपने को दे लीजिएगा तो गांव की प्रधानी जीत लेंगे। जरा ईमानदारी से बोलिए मित्रों, प्रधानी जीत पाएंगे ये लोग? कदापि नहीं जीतेंगे। इनकी हैसियत नहीं है। पैदा होने से 1000 बार पहले विचारेंगे कि हमें बड़े जात के घर में पैदा होना है या बहुजन के घर में पैदा, बहुजनों के घर में पैदा होने के लिए तरस पाएंगे। लेकिन गलती हमारी है, हम इंसान बनना ही नहीं चाहते। एक गाड़ी लफा जी का भाषण देते हैं और लफा जी के भाषण का ऐतिहासिक नमूना 22 जनवरी को पूरे देश की हर मीडिया चिल्ला रही। 26 जनवरी जो भारत का गणतंत्र दिवस है, उसके लिए कई झंडा आप देखें तो राष्ट्रीय ध्वज और गणतंत्र के ऊपर इन लोगों ने राम मंदिर को बैठा दिया और राष्ट्र के मंदिर को नीचे कर दिया। राष्ट्र मंदिर का अपमान करने वाले, गणतंत्र का अपमान करने वाले कैसे देशभक्त हो सकते? हमारा देश का सीमा तोड़ दिए, हिंदू मुस्लिम राइट करा दिए और यहाँ तक हमें ला दिए। आज हम कहाँ खड़े हैं? अभी मंडल कमीशन को आपने समझा नहीं होगा। चंद लाइन मंडल कमीशन को समझ लीजिए, पूरी बात डिटेल समझ में आएगी। जातियों पर टोटल खतरा है, अनुसूचित जातियों पर खतरा है। वो कैसे? 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराए, 7 अगस्त 90 को पीपी सिंह ने घोषणा किया, 13 अगस्त 90 को सूचना जारी किया कि आरक्षण लागू। उसके विरोध में कमंडल यात्रा निकालकर आडवाणी ने देश में युद्ध कराया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, 356, 358, 360 चारों परिस्थितियों के निर्माता कांग्रेस बीजेपी है। चाहे देश में गृह युद्ध का माहौल हो हिंदू मुसलमान का, चाहे देश में रुपए की कीमत घट गई। जब हम आजादी के दौर में तौलते हैं तो भारत के रुपए की कीमत 1 रुपया बराबर 5। गुलाम देश जो हमें बनाया था ब्रिटेन के पाउंड का था। हमारा 1 रुपया हम गुलामों को लेता था, 5 रुपए देता। और अमेरिका जो आका बना है आज, वो हमारा 1 रुपया लेके अपना 7 रुपया देता। आज अमेरिका 1 रुपया देता है और 83 रुपया लौटाते हैं उसको। इतना देश बेचने वाले भी देशभक्त बन गए। और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि दूसरे देशों से तौल के देखो, हमारी मुद्रा की कीमत नहीं बढ़ी। अरे ये तो और बड़ी निर्लज्जता है। मैं तौलूंगा तो अपने से तौलूंगा। जब 1934 में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और सोने चांदी की मुद्रा के बदले में तुमने कागज का मुद्रा अंग्रेजों ने दिया। वो देश लूट रहे थे तो भगत सिंह जैसे लोग, उधम सिंह जैसे लोग और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों आजाद हिंद फौज बनाई, सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बना के लड़े। और यहाँ तक नहीं, बहादुर शाह जफर जिनको 1857 में फांसी दी, जिनके लिए कहा जाता है अंग्रेजों ने ताना भरा था, उनके बेटों की गर्दन कटवाई और अंग्रेज ले जाके ऐसे सामने रख के बोले कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर बस हो चुकी है एक हिंदुस्तान। उस बूढ़े शेर के चेहरे पर शकन नहीं आया। उसी लहजे में जवाब दिया बिना सोचे कि हिंदियों में जब तलक रहेगी वो ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान। वो हमारा बहादुर शाह जफर मुस्लिम एकता नहीं बल्कि भारत के माँ के लाल की हैसियत में उन्होंने अपना जीवन दिया। मांडवे जेल में तड़प तड़प करके मर गए, पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। और देशभक्ति का जज्बा लिखा कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज भी जमीन न मिल सकी हुए आजाद। हम जिस भूमि में पैदा हुए हैं वहां हमें 2 गज जमीन भी नहीं मिल सकी। और उस मुसलमानों को ये गद्दार करते हैं, जबकि देशद्रोही और गद्दार यही लोग हैं। इनका डीएनए विदेशी है तो साबित हो गया। क्या कहना है?
अब तो ऐसा आ गया है 21 मई 2001 का डॉक्टर बाम साधुताह विश्वविद्यालय के अध्यक्षता में दुनिया के 130-135 देशों के अनुवांशिक शोध करने वाले डॉक्टरों ने परीक्षण करके बताया कि 3.5%, 4.5% और 2% वालों का जो पुरुष है इनका डीएनए रसिया का है, इजराइल का है, भारत का डीएनए नहीं है। और उनकी माताओं का डीएनए भारत का है। इसलिए साबित होकर तुमने भारत पर हमला किया है, आक्रमणकारी हो। अगर हमने अंग्रेजों को भगाया है तो तुम्हें भी भगाने की लड़ाई चलनी चाहिए। यही जगदेव प्रसाद ने कहा था कि अभी तो मैं 90 वालों को समझदार बना रहा हूँ। जिस दिन 90 वाले समझदार बन जाएंगे उस दिन आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ईमानदारी से आपका हिस्सा हम दे देंगे, लेकिन ज्यादा उत्पटान करेंगे तो नीचे पलट के ऊपर चढ़ जाएंगे, होश ठिकाने लग जाएगा। तो साथियों आप समझ सकते हैं, जब से मंडल आया, मंडल के विरोध में कमंडल, भारत की जनता का माथा खराब हो गया। तुम हिंदू हो या मुसलमान, तुम अपने बच्चों का भविष्य भूल गए। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा कि जिस कौम को, जिस समाज को अर्थात बहुजनों को शासन और प्रशासन से 50 वर्ष दूर कर दिया जाए तो वह समाज हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, लाचार हो जाता है और अंततोगत्वा गुलाम हो जाता है। आज भी हम नहीं कह रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुआ है फैसला। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य AIR 1994, सुप्रीम कोर्ट 1349 की खंडिका 13 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट लिपिबद्ध है तीसरी। उसमें लिखा है कि भारत देश के जो जेल हैं, उन जेलों में जितने लोग बंद हैं उनमें 60% निर्दोष बंद हैं। जिस देश के कारागारों में 60% निर्दोष, क्या भी देश में लोकतंत्र जिंदा है? आगे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब से पहले CJI रमन्ना साहब ने कहा कि अब ये आंकड़ा 60 नहीं 70% हो गया है। फिर आगे भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब ने कहा कि जो 70% है उसमें 85 से 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। और यही बात जब बहुजन समाज का बेटा बोलता है तब ये लोग कहते हैं नक्सलवादी है। मुसलमान का बेटा बोलेगा तो कहेंगे कि आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। अगर हमारा कोई पंजाब का व्यक्ति बोलता है तो उसे उग्रवादी कहते हैं। जबकि मैंने कहा है कि भारत की तो सबसे बड़ी समस्या है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, दोनों से भारत बर्बाद, बहुजन समाज बर्बाद। दोनों के खिलाफ संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता। नेतृत्व को लेकर हमारे नेता आपस में लड़े हुए हैं, लेकिन हमारा संविधान खतरे में। कैसे खतरे में है? संविधान में ही 4 पॉइंट है, अनुच्छेद 352, 356, 358, 307। अब इसमें है कि अगर देश में गृह युद्ध छिड़ जाए तब भी मूल अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है समाप्त। आपकी सुनवाई नहीं होगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, रखियाएगी और होश ठिकाने लगा देगी। हमारे साथी बैठे हुए हैं जो हमारे उद्घाटनकर्ता करीब, ये बहुजन के पुराने साथी हैं। हम लोगों के इनके साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे इसी विधानसभा में। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय में जो कोटा बना, आस्था बना, किसने बनवाया, किसने ये कानून लाया है, जानकारी है? ये जितने हमारे नेतृत्व के दिलकट्टू नेतृत्व है, दिमाग से ना समझदार लोग हैं, इन्हीं लोगों के समर्थन से कांग्रेस और भाजपा ने ये सारे कानून बना है। चाहे कोटा बना हो, चाहे मटुका बना हो, चाहे आस्था। और इसके शिकार 99% अल्पसंख्यकों को बनाते हैं। वो बताते हैं कि ईसाई और मुसलमान ही इस देश का दुश्मन है, जबकि हम देख रहे हैं कि पिछड़ों का हिस्सा खाने वाला, पिछड़ों को लड़ाने वाला यही असली है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो जगदेव बाबू ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी गलती उनकी नहीं। काशी रानी से मैंने सीखा,
गलती हमारी है, हम बहुजनों की है कि हम अपनी आदत सुधारने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अपनी आदत सुधार तो क्या इनकी हिम्मत है? प्रधानमंत्री नहीं जीत पाएंगे तो ये आतंकवादी कानून कहां से बनाएंगे? अब ये कह रहे हैं कि राम मंदिर तो हो गया, अब हमें अयोध्या के बाद मथुरा और काशी चाहिए। अरे मैं चुनौती देता हूं दादा चंद्रगुप्त के संतानों, महाराजा अशोक के वंश, तुम्हारे पूर्वजों ने 84,000 बौद्ध विहार बनाए थे। वो बौद्ध विहार इनसे मांग लो, इनका होश ठिकाने लग जाएगा और हिंदू मुस्लिम की झगड़ा भी समाप्त तो हो जाएगा। जो आदमी अपना हक मानता है उसके खिलाफ ये बेमतलब की लड़ाई है। तो मित्रों में आपसे कहने आया कि नफस नफस कदम कदम है एक प्रश्न दम बदम। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। जवाब अगर न मिल सका तो इनकलाब चाहिए। तो इनकलाब क्या है? बहुत लोग क्रांति की परिभाषा पूछते हैं और देते हैं। साथियों, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जाति पाति ऊंच नीच के खिलाफ लड़ने वाला क्रांतिकारी है। ठीक उसी प्रकार से गरीबी और अमीरी के खिलाफ लड़ने वाला भी क्रांतिकारी है। तभी तो जगदेव बाबू को कहना है कि बड़ युद्ध के घायल ले आओ, बड़ युद्ध के घायल ले आओ, अगली पंक्ति में लड़कर दुश्मन को मार भगाओ, मार भगाओ। जब तुम बड़ व्यवस्था, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ोगे, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ोगे, तब ये लड़ाई जीतेंगे। मुझे अफसोस कि हम लोगों ने कई बार मेहनत करके नेता पैदा किया कि शायद इनके नेतृत्व में लड़ाई जीत जाएंगे। अफसोस, हमारा नेता ही नौकर निकल गया, लड़ाई छोड़ के भागा। हमारा मसीहा नहीं रहे। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि जब जब फूले पेरियार, साहू अम्बेडकर, जगदेव काशी राम जी याद आते हैं, तब तब हमें दलित शोषित समाज ही नजर याद आते हैं। अफसोस है कारमा के जाने का, गमे शोक है मसीहा के चले जाने। इसलिए बात को बंद करना है, बहुत समय मैंने दिया, लेकिन इतना समझ लेना भाई कि राम